चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका एक ऐसे क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में एक बार 10 नंबर का और एक बार 12 नंबर का आया हुआ है। ये क्वेश्चन बेटा आपको आरटीपी में भी मिलेगा, एमटीपी में भी मिलेगा और स्टडी मैट में तो है ही। स्टडी मैट में तो है ही। क्या सवाल है कि एग्जाम में आएगा? अबे भाई एग्जाम में भी आया हुआ है, लो लिख दिया मैंने सजेस्टेड। अब सर अगर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप तो सर ये कहते हो जो क्वेश्चन एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आता, भाई मैंने ऐसा कभी थोड़ी बोला। ये कोई एमसीक्यू थोड़ी है कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। भाई ये कई बार आएगा, ये कई बार आएगा। और आपकी इन्वेंटरीज के चैप्टर में ये सबसे अच्छा और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है क्योंकि आप पी आनंद में पढ़ते हो। आओ देखो सर, द प्रॉफिट एंड, एक मिनट, हम इन्वेंटरी पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं फिर भी। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। अरे भाई तू पागल है क्या? वो मुझे क्या शो कर रहा है? नेट प्रॉफिट। कितना? किसका? हनुमान। मैं सही पढ़ रहा हूं? हनुमान का ये ओके। आफ्टर द कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31 मार्च 2022। पहले आके 11th क्लास की एक चीज को खत्म कर लेते हैं। 11th क्लास में मुझे किसी बच्चे ने पढ़ाया था, ओ सॉरी मैंने बच्चे को पढ़ाया था, 11th क्लास में मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया था कि अगर आपका नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, आपको मैं यहाँ पे सीधा लिख, अगर आपका प्रॉफिट, पहले इसको सुनना है, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है और यहां पे आपने क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का लिया होगा, कितने का? अब अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 3 लाख हो गई या क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का हो गया बाद में, तो क्या आपका प्रॉफिट इंपैक्ट करेगा? हाँ जी सर, प्रॉफिट इंपैक्ट करेगा सर। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से बढ़ जाता है तो मेरा नेट प्रॉफिट भी 1 लाख से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से कम हो जाता है तो मेरा नेट प्रॉफिट भी 1 लाख से कम होकर 0 हो जाएगा। बोलो बात समझा क्या? सर बात ऐसे समझे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड। और क्रेडिट का बढ़ना नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है, क्रेडिट का घटना नेट प्रॉफिट को घटाता है। तो ये इन्होंने कोई दिमाग खराब नहीं किया, बस वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर आपका क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 है, अब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करने वाला हूं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ठीक होने के बाद बढ़ जाता है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 3,75,000 से मेरा प्रॉफिट घट जाता है तो मेरा नेट प्रॉफिट भी घट जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्का पक्का, नो डाउट। चलो सर अब आगे देखते हैं। सर कहते हैं सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। बोलो समझ में आया कि जाने दिया? पहले बोलो समझ में आया कि जाने दिया? पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, डन। अब सर अगर यहाँ पे तुम सिर्फ इन्वेंटरी की बात करोगे तो मैं इन्वेंटरी वाले से बात करूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे निकल के किसी एक्सपेंसेस की बात करी, किसी, तो एक्सपेंसेस का इन्वेंटरी से कोई लेना देना नहीं है, फिर मुझे किससे बात करनी पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस वाले आदमी से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इन्वेंटरी में चेंज, स्क्रीन बड़ी करना ना। अच्छा स्क्रीन बड़ी कर दूं बेटा, ये लो। सुना? लेकिन सर अगर 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 इन्वेंटरी में कोई छेड़छाड़ होगी तो मैं इन्वेंटरी वाले से बात करूंगा, अगर किसी एक्सपेंसेस में छेड़छाड़ होगी तो मैं प्रॉफिट से बात करूंगा। लेकिन इन्वेंटरी की छेड़छाड़ प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट करती है, इन्वेंटरी की छेड़छाड़ प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करती है। तो अब मैं चाहे इन्वेंटरी में छेड़छाड़ हो या फिर एक्सपेंसेस में छेड़छाड़ हो, पहले दोनों के लिए बात किससे करूंगा? प्रॉफिट वाले से बात करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट दोनों से ही छिड़ रहा है। डन, चलेगा? अरे ऐसे समझे, प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट हस्बैंड होता है, प्रॉफिट हस्बैंड होता है, जिसको वाइफ भी एक्सपेंसेस और मदर भी क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही डिस्टर्ब करते हैं। ठीक? ओह ये डर गई लड़की। नहीं नहीं मैडम आपको डरना नहीं है। आओ सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु समझ ही नहीं पा रही है कि मैं किस स्टेज पे आ गई हूँ, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट योर नॉलेज में देखो मैंने एक फॉर्मेट बनाया बेटा, देखना। अब सर क्योंकि आपने मुझे बता दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इंपैक्ट होंगे, तो मैं दोनों को इंपैक्ट करने के लिए दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूँ। एक मिनट से क्या कर रहे हो? अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा बना रहा हूँ भाई, गलत है ना? तो मैं दोबारा बना लेता हूँ, एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन आपको पता है ना सर, बचपन में मुझे सिखाया गया था कि एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है तो दोबारा नहीं बनता है। अरे बोलो ना हाँ। लेकिन सर ये बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बन सकता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन सकता है, तो मैं वही बना लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बात है सर, सर सब समझ में आने लगा है। बेटा तुम पढ़ते कहाँ हो? वेरी गुड बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर
पर्टिकुलर। डन, चले आगे क्या? अरे चले आगे क्या? अच्छा, आपको प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 6 लाख। तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट कौन सी साइड लिखूं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड सर, बोल रहे क्रेडिट साइड में लिख दो। प्रेरणा मैडम समझ आ रहा है, जाने दे रहे हो? विकास सर कैसे हो? मैडम गुड आफ्टरनून। नेट प्रॉफिट 6 लाख। जनाब बोलो समझ आएगा, जाने दिया? अरे बोलो सर। डन 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 डन। आपको नेट प्रॉफिट समझ आया क्या? नेट प्रॉफिट कितना? बंदा बहुत गर्मी में आया होगा ना। चलो वाई नेट प्रॉफिट कितना? 6 लाख। आगे चलते सर। अब पहला पॉइंट, परचेज फॉर द ईयर। अच्छा, आपने साल के दौरान जो परचेज किया था उसमें इंक्लूड करता है 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। 1 मिनट, आपको पहले ऐसे सोचना है पहले इंस्टेंस में कि इससे प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले ऐसे सोचो। अगर मैं परचेज को छेड़छाड़ करूंगा, अगर मैं परचेज में छेड़छाड़ करूंगा तो क्या इससे प्रॉफिट इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब सवाल, परचेज अगर मैं बढ़ा दूं तो खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम। लेकिन अगर परचेज को कम कर दूं तो खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आप अपना 1 मिनट इन्वेस्ट करो और मुझे देख के बताओ कि ये इससे एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। परचेज इज एक्सपेंस और आपने परचेज में एक क्या ले लिया है सर? आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग ले लिया। भाई इलेक्ट्रिक फिटिंग तो एसेट होती थी। इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या है सर? वो तो एसेट है, उसको तो परचेज में डालना ही नहीं चाहिए था। अब आप उसको परचेज में से हटाओ, अब आप उसको परचेज में से हटाओ। तो सर 15,000 जैसे ही मैं परचेज से हटाऊंगा तो परचेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर परचेज कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सर इसको बढ़ा लो, लिखो बेटा बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग। डन। 1 मिनट, वो कह रहा है कि सर इससे क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट नहीं हुआ होगा। भाई वो बाद में करेंगे ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं? बाय बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग। बोले इससे प्रॉफिट बढ़ेगा ना? इलेक्ट्रिक फिटिंग 15,000। वैसे मुझे इतना डिटेल तो नहीं देना चाहिए, क्वेश्चन का ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहां पे लिख देता हूं बेटा। इट रिड्यूसेस परचेज, ये परचेज को कम कर रहा है। इट रिड्यूसेस परचेज, इट रिड्यूसेस परचेज, और परचेज कम होगा तो एक्सपेंसेस कम हो गया, और इससे क्या हुआ? आपका प्रॉफिट बढ़ गया। देयरफॉर मैंने आपका ये 15,000 से बढ़ा दिया। बोलो पहला पॉइंट समझ में आ गया, जाने दिया? नलायक नीच गधे घोड़े बच्चों, बोलो समझ में आया क्या? आगे अगला, हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल। ओके, ये बड़ा सही आदमी है। हनुमान ने क्या किया? 40,000 रुपए का गुड कैसे दे दिया? वैल्यू का सैंपल में। लेकिन ये कौन सी वैल्यू होगी, कॉस्ट या सेल वैल्यू? ये सेल होगी कह रहा है, यहाँ पे वैल्यूड लिखा है, तो सर ये क्या होगी? कॉस्ट होगी। और वैसे भी चैरिटी इंसान कॉस्ट पे ही करता है, सेल पे थोड़ी करता है। जा खा ले 100 रुपए की मिठाई, अबे 20 रुपए की मिठाई है, 100 में तो तू बेचता है। ठीक, आगे, फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। अब आप पहले अपना 11th क्लास रिकॉल करो और रिकॉल करके बताओ कि जब आप फ्री में कोई सैंपल देते हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? परचेज में से कम करते हैं। दूसरा, ये तो सही बताया बंदी ने कि सर, अरे मुझे तो बोलने दो यार, आई एम अप्रिशिएटिंग यू सिंधु मैडम। सर इन्होंने बोला कि अगर आप गुड्स को चैरिटी में देते हो तो इससे आपकी परचेज कम होती है। तो भाई परचेज कम तो अभी हमने ऊपर किया, परचेज कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, इसको लिखूंगा रेड पेन से, बाय बाय फ्री सैंपल, बाय फ्री सैंपल। सर फ्री सैंपल देने से, फ्री में सैंपल देने से आपका प्रॉफिट 40,000 से बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी परचेज कम हो गई। बोलो बात समझ में आया? लेकिन सर अगर आपको 11th क्लास का ये वाला पॉइंट याद है तो आपको ये भी याद होगा कि सर फ्री में सैंपल देना, फ्री में सैंपल देना एक एडजस्टमेंट होती है। तो सर अगर वो परचेज से कम होती है उसके बाद वो P&L के डेबिट में एज अ एक्सपेंस चली जाती है, तो सर इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। भले परचेज कम हुआ, डेबिट कम हुआ, लेकिन फिर खर्चे में जाके डेबिट बढ़ भी गया, तो सर इसको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, टू फ्री सैंपल। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई?
तो सर इस पॉइंट को इग्नोर ही कर देते ना बेटा, वे टीचर मार्क्स भी इग्नोर कर देगा फिर। टू, अरे भाई मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूँ, फ्री सैंपल ना, तो दोनों जगह फ्री सैंपल लिखा ना बेटा। क्यों मैडम को कंफ्यूज कर रहा है बेटा, क्यों मैडम को कंफ्यूज कर रहा है बेटा, चले गया भाई। ऐसे ही कॉपी में नाम नहीं लिखते ना हम लोग, वो तो तुमको मैडम समझ लेगा, है ना। चले आगे, अरे चले गया, चलो आगे चलते हैं। आगे थर्ड पॉइंट देखना बेटा, थर्ड पॉइंट। अरे प्रेरणा मैडम और क्या नाम है गणेश मेरे भाई साहब, आपको समझ में आ रहा है कि जाने दे रहे हो? आ रहे सर। बेटा मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ बेटा, इतना स्लो भाई मैं लास्ट टाइम नर्सरी क्लास में दौड़ा था, बस मैं आपके लिए चल रहा हूँ इतना स्लो। इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2.5 लाख have been entered on 27th March, एक मिनट दोबारा, invoice for good amounting to, अच्छा invoice for goods amounting to 2.5 लाख have been entered on 27th March 2022 but goods were not included in the stock। एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूं। वो कह रहा है कि 2.5 लाख का माल हमने उसका इनवॉइस अपने सिस्टम में 27 तारीख को चढ़ा दिया। ओके 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 ओके, 27 तारीख को हमने गुड्स खरीदा और हमने उसको सिस्टम पे चढ़ा दिया, मतलब परचेज में आ गया, परचेज में आ गया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते समय हमने वहां पे लिया ही नहीं। पागल, क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर सिस्टम ने परचेज चढ़ा दिया, सिस्टम ने परचेज चढ़ा दिया, लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है तो वो फिजिकली काउंट होता है, फिजिकली काउंट होता है। काउंटिंग में उसको मिला नहीं होगा, काउंटिंग में उसको मिला नहीं, अगर उसको नहीं मिला तो बंदे ने क्लोजिंग स्टॉक में इसकी वैल्यू डाली नहीं होगी। ओहो, तो इसका मतलब आपका परचेज में वो अभी भी जुड़ा होगा, हमें उसको कहाँ लिखना पड़ता है? क्लोजिंग स्टॉक में लिखना पड़ता है। तुमने क्लोजिंग स्टॉक में लिखा ही नहीं, तो अब तुमको अपना क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख से बढ़ाना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख से बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लिख दो सर, बाय बाय स्टॉक, बाय स्टॉक, यहां पे लिख रहा हूं नॉट इंक्लूडेड इन, नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। कितने का माल? 2,50,000 का माल। बोलो समझ आया कि जाने दिया? अरे नीच नलायक घोड़े बच्चों, जल्दी बोलो समझ आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ ₹2 लाख, मार्च 2022 में गुड्स जिसकी वैल्यू 2,22,000 थी, सोल्ड एंड डिलीवर्ड। अरे यार ये कॉस्ट नहीं है, ये सेल वैल्यू है। कितने का माल? 2 लाख का माल हमने बेच भी दिया और डिलीवर भी कर दिया। वर टेकन इन द सेल फॉर अप्रैल। यार तुम ना कतई, तुमने माल कब बेचा? मार्च में। डिलीवर भी कब कर दिया? ये क्या मतलब है? कहते हैं हम अप्रैल में बुक करेंगे, तुम पागल हो गया मैडम? सेंस है इस बात का? कहाँ आनी चाहिए? किसके सेल में आनी चाहिए? मार्च के सेल में आनी चाहिए, लेकिन तुमने ली नहीं है। अब मुझे बताओ, सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, तो ये तो सेल है, प्रॉफिट बढ़ा ले या घटा ले? वेरी गुड बेटा, तू तो बहुत बड़ा चैंपियन हो गया बेटा। बाय सेल, मार्च सेल बुक्ड इन अप्रैल। कितने का माल? भाई अनन्या नाम की एक लड़की ने इस क्वेश्चन पे 3 घंटे, इन दोनों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 घंटे इन्वेस्ट किए, पर बच्ची ने 3 मिनट निकाल के मुझे कॉल नहीं किया। हो सकता है कहीं और बिजी हो, बाबू आ ही नहीं रहा है। अरे ऐसे हो सकता है ना, एक कोई बात नहीं छोड़ो, बाबू आ ही नहीं रहा है, हैं? आगे तू बेटा पिट के मानेगा, इधर देख ले क्वेश्चन आगे। अरे देखो इधर, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न। अरे यार सर ये ना दिल में दर्द करने आ जाता है, अप्रूवल वाली सेल दिल में दर्द करने आ जाता है ये। दोबारा 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 दोबारा, अच्छा लगा मुझे। कहती सर सिलेबस में क्वेश्चन डाल के आओ। लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न। इसका मतलब है अप्रूवल वाली सेल है ये, भैया अप्रूव कर दोगे तो मान लेंगे। कब माल बेचा हमने? मार्च 2022 में, एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट। अब रुकना, ये कह रहे हैं ये तो जी कॉस्ट वैल्यू है कितनी, और 75,000 का 33.33% कितना होता है?
हट 1 लाख होता है टोटल, तो इसका सेल वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख रुपए। अरे यार तुम लोग कभी नीचे रहोगे यार। अरे वो आंसर आ रहा होगा 99.99.99999 वो लिखूं क्या? अबे ये कॉस्ट लिखा हुआ है, मारूंगा बहुत। और ये भी क्या दिया हुआ है कॉस्ट, ये तो कभी नीचे है यार। 75 भी कॉस्ट है और प्रॉफिट भी कॉस्ट पे है। वे वालिया जी तुमको क्या हुआ है, नहीं समझ आया? अच्छा ये पीछे हटका हुआ है सर, 33% है तो 25 होगा। अबे भाई ये देख दोनों कॉस्ट है भाई, दोनों कॉस्ट है। क्या अबे इसको गलती थोड़ी बोलते, ब्लंडर बोलते हैं दोस्त। तुम पिछले वाले भाई वहां से दिल दे दिया, टूट गया, भाग आओ वहीं दिल दे के बैठा सर। 33 का 25 होगा, 25 का 20 होगा, 20 का 16.16 होगा। अबे मुझे क्यों बता रहा है? मैं तुझे दिमाग लगाना बेटा, ठीक। हमने जो गुड्स भेजा वो 75,000 रुपए कॉस्ट का भेजा, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। और हम उसके ऊपर प्रॉफिट कितना रखते हैं, कॉस्ट का 33%। तो 75,000 का 33% निकालो, कितना निकला 25,000। तो 75 प्लस 25 कितना हो गया 1 लाख। मतलब मैंने 1 लाख का माल सेल वैल्यू, 1 लाख का माल 75,000 कॉस्ट वैल्यू, 75,000 कॉस्ट वैल्यू 1 लाख सेल वैल्यू को मैंने मार्च 2022 में सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेज दिया है। आगे, दो द अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2022, दीज वर टेकन ऑन सेल ऑन मार्च। भाई मुझे इसे मार्च से लेना देना, अप्रैल गया अपनी, ठीक है, मुझे अप्रैल से कोई लेना देनी है। मैं तो भाई मार्च में पूछा, क्या मार्च में तुमने अप्रूव कर दिया था? क्या तुमने मार्च में अप्रूव कर दिया था? नहीं किया था, तो इसका मतलब दिस इज नॉट सेल। लेकिन तुम तो बुक करके बैठे हो, तुम तो सेल बुक करके बैठे हो, दिस इज नॉट सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। बोल नहीं रहा, तुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। तो भाई सेल्स रिटर्न, जैसे सेल होने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल रिटर्न होने से, चल बताओ जी कितना घटा दूं, बताओ सर कितना घटा दूं, बाय सेल्स रिटर्न। कितने का सेल रिटर्न 1 लाख का। अभी सुनना, आऊंगा आऊंगा तुम्हारी बात में। क्या हो गया सेल रिटर्न कितने का? अरे रुक जाना यार, मुझे बाबू को पूरी परफॉर्मेंस तो देने दे। ऊपर ही बोल रहा है मजा नहीं आया, अभी सब उतरेगा, रुक तो सही, है ना। अच्छा 1 लाख की सेल थी, सेल रिटर्न हो गया, चल आपने सेल को रिटर्न कर दिया। लेकिन जब रिटर्न आया होगा तो इससे आपका स्टॉक बढ़ा होगा। स्टॉक कितने से बढ़ा? अच्छा सेल रिटर्न तो यहाँ पे माइनस होगा ना दोस्त, माइनस होगा। तो इसको यहाँ, या तो मैं यहाँ पे ऐसे माइनस लिख दूं, लेकिन अगर मैं अकाउंट बना रहा हूँ सर, अगर आप सेल को यहाँ लिखते हो तो सेल रिटर्न को कहाँ लिख दूं? बोलो पक्का समझ में आ रहा है? तो मैं सेल रिटर्न को यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के सेल रिटर्न यहाँ लिख दूं। अब बोलो मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे? टू सेल्स रिटर्न। पहले बोलो ये सही है या माइनस वाला दिखाना, आपको जो अच्छा लगे वो दिखाओ। ये सही है, ये सही है, बोलो। भाई मैंने यहां काट तो दिया, भाई मैंने काटा तो, और उसको मैंने यहां पे लिख दिया। तो मैंने दो तरीके बोले थे, या तो यहाँ पे माइनस कर दो। भाई तुमने जैसे बचपन में पढ़ा था, तुम सेल को माइनस करके दिखाते थे ना, यहाँ लिखते थे बाय सेल, उसी के नीचे लिखते थे माइनस रिटर्न। तो मैं वही वाला कंसेप्ट चला रहा हूँ ना। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा सेल, ये मैंने लिखा सेल, साला क्या हो गया इसे, मैंने यहाँ पे लिखा सेल और इसमें सेल रिटर्न माइनस कर दिया, एक ही तो बात है। ये देखो वही कर रहा था, लेकिन मैंने बोला टेक्निकल चलते हैं, इसको यहाँ से हटा के वहाँ लिखते हैं। तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई मैं, बोलो समझ आया? अब आगे देखो सर, लेकिन जब सेल रिटर्न आया गया, हमने सेल रिटर्न में से माइनस कर दिया, लेकिन उसमें माल भी तो आया होगा। माल से क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। और स्टॉक बढ़ेगा तो बताओ स्टॉक कितने से बढ़ेगा? सर स्टॉक कॉस्ट से बढ़ेगा, तो बाय, बोलो बाय, बोलो बाय स्टॉक रिटर्न कॉस्ट 75। बोलो समझ आएगी जाने दिया? अरे बोलो समझ आएगी जाने दिया? अरे बोलो हाँ या ना? अब सारे पॉइंट खत्म हो गए? अगर सारे पॉइंट खत्म हो गए तो मुझे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बता दो।
टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, कितना? 10,40,000। और इसका नीचे का टोटल, इसको नोट करो पहले, इसको नोट करो पहले बेटा। अब बोलो कि समझ आ गया? पक्का? सर ये तो आपने प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, अभी क्लोजिंग स्टॉक देख लें जरा, स्टॉक को भी तो देख लें। नहीं देखे मैडम? हाँ करना पड़ेगा, पहले बोले समझ आया क्या? पक्का पक्का आसान है। हाँ बेटा देखो, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आपको अगर ना समझ में आए तो इसको देख के दोबारा समझ लेना बेटा, लेकिन परेशान मत होना बेटा, ठीक? चलो आगे चले, आओ। अब देखो सर कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट साहेबा, चले चले। अच्छा अब एक सर, मैंने जब आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था ना, कहाँ गया कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था अगर पहले होगा परचेज ऐड सेल माइनस, अगर बाद में होगा माइनस सेल ऐड, लेकिन अगर उसी डेट में हुआ है फिर इसका मतलब सब कुछ सही है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी ऐसी, या तो ज्यादा ले लिया होगा या तो कम ले लिया होगा, या काउंटिंग में गलती हुई होगी, यही तो होगा। मेरी बात समझो, देखो तुमने क्या बोला मुझे, तुमने मुझे क्या बोला कि सर तुमने तो क्लोजिंग स्टॉक को उसी डेट में कैलकुलेट किया है ना, तुमने क्लोजिंग स्टॉक को उसी डेट में कैलकुलेट किया है। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक 30 ऑन 31 मार्च, सर तुमने तो सेम ही डेट में कैलकुलेट किया, फिर तुम क्यों मजे ले रहे हो मेरे से? फिर तुम मेरे से मजे क्यों ले रहे हो यार? तुमने तो चैप्टर में सिखाया था कि पहले हो तो ऐसे करना, बाद हो तो ऐसे करना, लेकिन उसी डेट में हो तो, उसी डेट में हो तो, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ अनएडजस्टेड, अब मैंने वर्ड यूज कर दिया अनएडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 क्या है मार्च 22, कितना आ रहा है? 3,75,000। बोलो समझ आएगी, जाने दिया? अब आप ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को देखो और मुझे ऐसे बस सोच के बताओ कि ऊपर वाले कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक का फिगर 31 मार्च वाले दिन भी कैलकुलेट होके सही नहीं आया होगा? सर वही होगा ना जो वहां पे पड़ा नहीं होगा, जो स्टॉक वहां पड़ा नहीं होगा तुमने उसका काउंट ही नहीं किया होगा, बाकी सब तो तुमने ठीक किया होगा। बताओ सर गलती कहां हुई है? एक तो सर अप्रूवल वाला वो आपके पास पड़ा नहीं था, वो अप्रूवल वाला किसके पास पड़ा हुआ होगा? कस्टमर के पास, तो सर वो ऐड कर देते हैं, ऐड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। सर इसको क्यों ऐड कर रहे हो, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कस्टमर के पास पड़ा है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, और हमने जिस दिन काउंटिंग की होगी उस दिन तो हमें वहां पे दिखाई नहीं होगा, और काउंटिंग करने के वाले को ये बात पता भी नहीं है कि सर ये कहाँ पड़ा हुआ है, कस्टमर के पास है, तो मैंने 75,000 ऐड कर दिया यहाँ पे। और बोलो और किस चीज से दिक्कत हुई होगी? कौन सा? मुझे फिगर बोलो, 2 लाख, 2.5 लाख, 15,000, 40,000, कौन सा? क्यों मतलब? ओहो, कौन सा पॉइंट है इसमें, यहाँ पे दिक्कत बताना। थर्ड वाला? क्यों क्यों थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम हुई है? हाँ ओके, क्यों क्यों इंक्लूड नहीं है? सर इनवॉइस आपने इस डेट को बना दिया था, लेकिन जो काउंटिंग करने गया होगा वो इनवॉइस थोड़ी गिना रहा, वो तो माल पड़े हुए गिना रहा होगा, उसकी वैल्यू निकाल के आपको दे दी, और ये वाला माल वहां पे पड़ा हुआ ही नहीं था, ये वाला माल वहां पे पड़ा हुआ ही नहीं था। तो सर मैं अब ऐड कर देता हूँ, सर अब ऐड कर देता हूँ बेटा, ऐड परचेजेज ऑफ गुड
नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। अगर हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? क्योंकि ये वहां, ये तो सिंधु है ना जो प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि ये वहां पड़ा हुआ नहीं था। नहीं था। अबे कैसे लगा था, वो था ही नहीं, बैंक पे था। जी वे यार तुम। अच्छा और देखो कौन सा पॉइंट है, फ्री सैंपल्स। अच्छा क्या ये फ्री सैंपल्स? अरे फ्री सैंपल तो थे भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए, अजीब हो तो यार तुम। नहीं नहीं सुनो ना, फ्री सैंपल तुमने बांट दिए और क्या वो क्लोजिंग स्टॉक में आने चाहिए थे? नहीं आने चाहिए थे, और वो उस दिन काउंटिंग में थे भी नहीं, तो आए भी नहीं, तो क्यों एडजस्टमेंट कर दें? चलो ये वाला पॉइंट मैंने सॉल्व करा दिया। अगला बोलो, ये 15,000 वाला बोलो, ये इसका। अरे सर ये तो स्टॉक ही नहीं है यार, कुछ भी मतलब, तो सर ये भी कट गया, ये भी कट गया। और बोलो सर ये 2 लाख वाला, ये वाला सोचो जरा, क्यों भाई? ये सेल था और ये कस्टमर पे डिलीवर भी हो गया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में आना भी नहीं था और ये उस दिन था भी नहीं। ओके ये वाला सोचो, ये तो कर ही दिया सर, इसका मतलब सिर्फ ये दोनों पॉइंट होने थे, सिर्फ ये दोनों पॉइंट होने थे और हमने ये दोनों पॉइंट कर दिए। बोलो समझ में आया क्या? बताओ सर क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक कितना? भाई मैंने आपके 3 घंटे बचा दिए, ओ दीदी 3 घंटे बच गए। हाँ चलो अच्छा लगा, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। बेटा गणेश, गणेश सर जल्दी बता दे। तो आज वाली क्लास मोस्ट जो रखी गई है बेटा, वो इस वाले क्वेश्चंस के लिए रखी गई है, क्वेश्चन नंबर 4। अब लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आपको मेरा रूल याद रखना है। रूल क्या है? रूल बस इतना सा है कि अगर 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 कहाँ गया, रूल बस इतना सा है कि इन्वेंट्री टेकिंग में आपको कंसेप्ट नंबर 7 को याद रखना है। क्या है कि अगर आपने अपनी इन्वेंट्री टेकिंग पहले कर ली है तो क्या करना है, बाद में करिए तो क्या करना है। अब 1 मिनट इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि आपने इन्वेंट्री टेकिंग मतलब काउंटिंग वैल्यूएशन पहले करिए बाद में करिए। लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस was done on 23rd जून 2022। 1 मिनट, अभी नहीं बताना कि बिजनेस ये लोग कब क्लोज करते हैं, लेकिन तुमने इन्वेंट्री टेकिंग कर ली है 23rd जून 2022 को। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख, उस दिन स्टॉक की वैल्यू निकली थी 48 लाख। डन। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd जून टू 30th जून। इसका मतलब आपको अपना बिजनेस क्लोज करना है 30th जून को। कब करना है दोस्त? 30 जून 2022 को। और आपने काउंटिंग कब ले ली है? आपने काउंटिंग ले ली है 23rd जून। पहले या बाद में? सर हमने पहले ले ली, तो मुझे ये वाला रूल याद रखना है कि अगर मैंने काउंटिंग पहले ले ली है तो मुझे ऐड करना है परचेज को, परचेज कॉस्ट पे ही होता है, और मुझे लेस करना है सेल को, सेल कॉस्ट पे नहीं होता, मुझे उसको कॉस्ट पे लाना है। कॉस्ट पे लाने का रूल बड़ा सिंपल है, आप सेल में से उसका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। डन, रूल डन, पक्का पक्का। परचेज ऐड सेल, बात खत्म, बात खत्म। आओ सर अब इस क्वेश्चन को कहते हैं आसान। हमारे यहाँ पे एक लड़की है जिसका ये कहना है कि सर मैंने इस क्वेश्चन में 3 घंटे डाले अपने, 3 घंटे। इमेजिन करो बेटा, 2 मूवी खत्म हो जाती है छोटी छोटी, है ना। चलो अब देखते हैं उसके 3 घंटे 3 मिनट में कैसे बदलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करने का रूल तो पता है ना, कैसे सॉल्व होता है? सर मेरे को ना यहाँ पे इसका फॉर्मेट बना लेना है, मुझे यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। ये है टेस्ट योर नॉलेज का, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है। सर मुझे फॉर्मेट भी पता है, मैं फॉर्मेट भी बना लेता हूँ। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मेट। प्रेरणा गोथवाल मैडम ने किया ही नहीं होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनका ये पहला अटेम्प्ट है। इनफैक्ट सभी मैक्सिमम बच्चों का पहला अटेम्प्ट है, सभी का पहला अटेम्प्ट है, तो उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे होता है ये सब। इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी है, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चा इस क्वेश्चन में आगे अटक जाता है। कुछ बच्चों ने 3-3 घंटे डाल दिए उसमें, पता नहीं क्यों, क्या जो भी है। चलो सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, लेकिन बस इतना से याद रखना क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स अमाउंट। डन। चलो सर आपने सबसे पहले इन्वेंट्री टेकिंग का वैल्यूएशन कितने में किया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख दूं वैल्यू
ऑफ स्टॉक कौन सी डेट में, ऑन 23 जून 2022। कितना लिया हुआ है? ये बात तो सर सब बच्चों को बता दी और सब बच्चों ने ये काम कर भी दिया। मेरे साथ रहोगे तो बेटा सीख जाओगे। चले आगे। अनन्या मैडम आप ज्यादा फोकस करना बेटा। आओ देखते हैं। सबसे पहले लिखा है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक मिनट, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब तुमने भेजा है, तुमने गुड्स भेजा हुआ होगा पहले, कभी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं 23 को काउंटिंग करने आया था वो वहां पे नहीं था। अब पता चला 23 जून से लेके 30 जून तक के बीच में कि जो माल तुमने भेजा हुआ था कंसाइनमेंट पे भेजे हुए माल के स्वामी मालिक तुम ही होते हो, कोई और थोड़ी होता है। बस वो किसी और की दुकान में पड़ा हुआ होता है बेचने के लिए। वो आदमी आपको इन्फॉर्म करता है कि भैया मैंने सब बेच दिया, लेकिन अभी भी 2,40,000 का माल पड़ा हुआ है अनसोल्ड। बताओ ये माल किसका? मतलब हमारा माल वहां पड़ा हुआ है, लेकिन जब 23 जून को काउंटिंग की गई होगी तो क्या उसमें ये मिला होगा? नहीं मिला होगा। तो इसका मतलब अब तो ये मेरा माल है और मैं क्लोजिंग वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं इसको ऐड कर देता हूं। ऐड अनसोल्ड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। अनसोल्ड गुड ऑन कंसाइनमेंट। कितने का माल पड़ा हुआ है? बोलो समझ आया क्या बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलते हैं ना, नहीं उठा के फेंकूंगा बहुत दूर। डन, चले गया आगे। नेक्स्ट, परचेजेज ऑफ 4 लाख। अच्छा 4 लाख का गुड्स आपने अभी आपने ऊपर बोला हुआ है ना कि 23 जून से लेके 30 जून तक के बीच में जो भी हुआ है हम वो नीचे बता रहे हैं। परचेजेज ऑफ गुड ऑफ 4 लाख वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई 2022। एक मिनट सुनना पहले बहुत ध्यान से। आपने माल कितने का परचेज किया? अब वो कह रहा है कि 4 लाख में से 1,60,000 का माल अभी ट्रांजिट में है। कहां पे है? ट्रांजिट में है। और 2,40,000 का माल आपके पास आ चुका है। 2,40,000 का माल आपके पास आ चुका है। आप मुझे बताओ आप अपने स्टॉक में कितना ऐड करोगे, 4 लाख या सिर्फ 2,40,000? 4 लाख 4 लाख 4 लाख। मैं इसकी वजह बताता हूं। देखो भाई तुमने तो माल परचेज कर लिया ना, अब वो माल अगर ट्रांजिट में भी है तो वो किसका होगा? मेरा ही होगा। जो वो बेचने वाला वो थोड़ी ना लेगा उसको। वो क्या कहेगा, भाई मैंने तो बेच दिया, लेकिन वो गुड्स किसी के तो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। तो वो किसके क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा? मेरे, क्योंकि मैं उसका स्वामी हूं। जैसे कंसाइनमेंट पे पड़ा हुआ गुड्स मेरा था, वैसे ही रोड पे पड़ा हुआ गुड्स भी मेरा होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? आप इसको ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझना बहुत ध्यान से कि आप अपनी गाड़ी को वर्क स्टेशन पे भेजते हो सर्विस कराने के लिए, वर्क स्टेशन पे आग लग जाती है। बताओ गाड़ी किसकी जली? वर्क स्टेशन वाले की कि तुम्हारी? क्योंकि हम उसके स्वामी थे। ऐसा होता है बेटा, ठीक। तो ये गुड्स भी हमारा हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूं बेटा, क्या लिख दूं बेटा? ऐड गुड्स परचेज्ड। अब लेकिन गुड्स परचेज्ड को मैं दो तरीके से दिखा रहा हूं बेटा। पहला रिसीव्ड, दूसरा ट्रांजिट। तो सर 2,40,000 का गुड्स मुझे क्या हो गया? रिसीव। और 1,60,000 का कहां है? ट्रांजिट में। तो कितना हो गया टोटल? बोलो बात समझ में आएगी? जाने दिया? अरे बोलो हाँ या ना। डन, आगे चलें प्लीज, आगे चलने देना यार। चलो आगे, चलो आगे। अब आ जाते हैं बेटा दुनिया के सबसे खतरनाक 2 पॉइंट में। सी फाउंडेशन में बच्चों को ये रातों की नींद उड़ा देता है। अभी ऑलरेडी हमें पता चला है कि एक बच्चा 3 घंटे इसमें इन्वेस्ट कर चुका है। आओ देखते हैं सर। अभी 3 घंटे में इन्वेस्ट होने नहीं दूंगा, लेकिन तीसरे पॉइंट को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपके साथ 4th पॉइंट पढ़ लेता हूँ। इसमें लिखा है गुड्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 25%। हम अपना जो गुड्स किसी को भी बेचते हैं कितने के प्रॉफिट में बेचते हैं? 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्या आपको मैथमेटिक्स पता है? मैथमेटिक्स ये कहती है, अभी खुल जा। मैथमेटिक्स ये कहती है बेटा कि अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो कितना परसेंट ऑन सेल होगा? अरे वाह, कितना परसेंट ऑन सेल होगा? अरे बोलो ना सर, कितना परसेंट होगा? सॉरी ये 25th है यार, ये 25th मैंने गलत लिख दिया। हाँ, अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो कितना परसेंट ऑन? तो 20% ऑन सेल होगा।
मैं आपके साथ बस ये चीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेल वैल्यू दी हुई है, ताकि मैं सीधा सेल का परसेंट मल्टीप्लाई करके निकाल लूँ। वैसे आप चाहो तो एक्स लेके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमें सर ये बात पता है, हमें ये बात पता है क्योंकि हमने कैलकुलेशन मैथ्स की सीखी हुई है। अगर 25% ऑन कॉस्ट होगा तो 20% ऑन, अब जैसे आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेशन मेरे लिए कर दो, अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा? क्या बात है, 16.67% ऑन सेल होगा। तो बेटा ये जिस बच्चे को मैथ्स आती है वो इसको बता देगा, लेकिन जिसको मैथ्स नहीं आती है बेटा वो मुझे डीएम करना ना, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा अलग से। ठीक, चलो सर अभी चले। तो सर मैंने इसको क्रैक कर दिया कि ये बोल रहा है कि 25% ऑन कॉस्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ सेल का कितना होगा, 20%। डन डन, आगे चलते हैं सर, अब इसके आगे थोड़ा सा और। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। अब एक और चीज देखो, कहता जी नॉर्मल सेल हुई होगी, हम लोग नॉर्मली अपने सेल पे कितने का मुनाफा काटते हैं, 20% ऑन सेल, हम ये मुनाफा काटते हैं। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से हमने 2,40,000 का गुड्स किसमें बेचा, 1,20 में, मतलब 50% के लॉस में बेचा। मतलब ये एक नॉर्मल सेल है, ये क्या है, एबनॉर्मल सेल। बोलो इतना याद हो गया, पक्का पक्का, फोर्थ पॉइंट क्लियर है सर। फोर्थ पॉइंट ने अपने को दो बातें बताई, पहला कि हम अपने सेल के ऊपर 20% का मार्जिन कमाते हैं, दूसरा ये कहता है कि सर इस पीरियड के बीच में जो हमने सेल करी है, इस पीरियड के बीच में जो हमने सेल करी है, उस सेल में हमने एक माल 1,20,000 रुपए का बेचा है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 2,40,000 है, मतलब उसको हमने ग्रॉस लॉस में बेचा। डन, ये दो बातें मेरे दिमाग में फिट हो गई। अब अगर फिट हो गई तो अब आते हैं सर मेन पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मेन है, कहता है सेल्स वर 13,16,000। हमने इस समय में, इस पीरियड के बीच में कितने की सेल करी है, 13,60,000 की। अब आ जाओ सर वर्किंग नोट पे मेरे साथ, अब आ जाओ बेटा वर्किंग नोट पे मेरे साथ। अब यहाँ पे गलती नहीं कर सकते, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, सेल ड्यूरिंग द पीरियड। बेटा कोई भी डाउट हो छोटा मोटा मुझसे पूछो, नहीं तो ये दिक्कत कर देगा घर जाके, और ये यहीं पे समझ में आएगा, घर में नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, सेल ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितना किया सर? आपने किया 13,60,000 का। बोलो हाँ, पक्का। इसमें से एबनॉर्मल सेल कितना है? अरे यार, एबनॉर्मल सेल कितना है सर? सेल में तो पैसे आते हैं ना, कितने पैसे आएंगे, 2,40,000 वाला माल 1,20। वेरी गुड बेटा, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया 1,20 का एबनॉर्मल सेल। बोलो बात समझ में आई? बोलो ना हाँ। डन। अब अगला पॉइंट, अगला आगे चलूं, दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब यहां पे लिख रहा है विच इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000। ओके, मैंने 3,20,000, बेटा ये सेल वैल्यू है, मैंने 3,20,000 का माल बेच दिया है, लेकिन कैसे, सेंट ऑन अप्रूवल, कि भैया ये तुमको बेच रहा हूं, पसंद ना आए तो लौटा देना। अब क्योंकि आपके सिलेबस में पहले ये चैप्टर था, अब नहीं है, अब नहीं है, तो आपको इसका कंसेप्ट याद रखना होगा कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचा हुआ माल सेल नहीं होता, वो सेल नहीं माना जाता। वो सेल कब माना जाएगा, जब वो अप्रूव कर देगा, ठीक, या फिर वो दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं बताए। ना तो वो ये बता रहा है कि कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, ना ही वो ये बता रहा है कि टाइम खत्म हो गया। तो मैं तो यही मानूंगा कि जो अप्रूवल पे सेल किया गया है दैट इज नॉट सेल, दैट इज नॉट सेल। आगे, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड। ओके, कह रहे इसमें से आधे गुड्स 30 जून तक ऑलरेडी वापस आ चुके हैं। तो मैं उससे क्या बोल रहा हूं, अबे भाई तू आधे मंगा या मत मंगा, हम तो पूरे ही रिटर्न मान रहे हैं, हम पूरे ही रिटर्न मान रहे हैं। तो ये देखो लेस, मैं इसको सेल ही नहीं मान रहा, लेस सेल ऑन अप्रूवल। अच्छा अब एक मिनट, अब यहाँ पे रुद्रांश एक बच्चा हमारी क्लास में फेस टू फेस बैठा है, उसका ये कहना है कि सर ये नहीं माने कि आधे उसने एक्सेप्ट कर लिए, अगर आधे लौटा दिए हैं तो। बच्चे अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये लो मैंने मिटा दिया, बहुत अच्छे से इसमें टाइम इन्वेस्ट करो, और यहाँ पे मुझे बताओ क्या ये लाइन ये सिग्निफाई करती है कि आधे बिक गए?
क्या ये लाइन ये सिग्निफाई करती है? सर नहीं करती है, ये लाइन ये सिग्निफाई नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या कर रही है? क्या नहीं कर रही? उसने ये बोला सर हमने 3.20 का बेचा था, आधे वापस आ गए, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, आधे वापस आ गए ना भाई, आधे और वापस आएंगे अब, क्योंकि हम तो उनको सेल मान ही नहीं है, हम उसको क्या मान रहे हैं कि आप ही का गुड्स किसके पास पड़ा हुआ है? कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। बोले बात समझे? तो सर इसका मतलब ये सेल ही नहीं है, अप्रूवल ऑफ सेल इज नॉट सेल। लो हिंदी में लिख दिया भाई, ये सेल ही नहीं है भाई, ये सेल ही नहीं है। कहां पागल बन रहे हो तुम, ये सेल ही नहीं है। अभी अगर दिक्कत हो तो इसको याद रख लेना, भैया ये सेल ही नहीं है। चलो अब बताओ, अब जो आया ये कौन सी सेल है? वेरी गुड, ये है नॉर्मल सेल। बोलो नॉर्मल सर सेल कितनी आ रही है? 320 क्यों होगा? कितना? सर 160 होगा ना सर, माइनस तो। ओहो, ये दिक्कत कर गया बच्चा, ये दिक्कत कर गया बच्चा। बच्चे अब आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात को दोबारा ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, बेटा ऑनलाइन में एक बच्चा दिक्कत कर गया। बच्चे मेरी बात सुनो, तुम कर गए दिक्कत, तुम सुनना मेरी बात बेटा, मैंने क्या बोला। अच्छा मुझे बताओ, आपने पूरे साल में कितने की सेल करी है बेटा? सर 13,60,000। 13,60,000 की, डन। इसमें से कितनी सेल अब नॉर्मल है बच्चे? सर 120। अब इसमें से घटाओ, मुझे बताओ कितना आया? 12,40। 12,40,000। बेटा बच्चे की बात सुनते रहना, 12,40,000 है नॉर्मल सेल। ये क्या है बेटा? नॉर्मल सेल। इस नॉर्मल सेल को भी दो तरीके से बेचा मैंने, अप्रूव्ड सेल, अप्रूव्ड सेल और नॉट अप्रूव्ड सेल। बोलो अप्रूव्ड सेल कितनी है? सर नॉट अप्रूव्ड है 3,20,000, तो अप्रूव्ड वाली कितनी हुई? 9,20,000। बच्चे समझना। अब बेटा इस Yes, sir. 320 में से सुनना, वो 320 में से क्या कह रहा है कि सर 160 वापस आ गया, 160 वापस आ गया। मैं कहा ठीक है वापस आ गया, तो वो तो वैसे भी हमने काउंट किया कर लिया होगा, वापस आ गया है तो, और वो 23 तारीख को आपके गोडाउन में पड़ा होगा तो काउंटेड होगा, दिक्कत क्या ले रहे हैं हम। अच्छा लेकिन अगला 160 अभी तक आया नहीं है। मैं कहा भाई वो कस्टमर के पास पड़ा वही तुम्हारा है, जो कस्टमर के पास पड़ा है वही तुम्हारा है। अब अगर डिटेल में जाना है तो और थोड़ा सा डिटेल में और ले जाते हैं बेटा, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो ये दिक्कत कर देगा बेटा। समझना बेटा, अब ये समझना पड़ेगा आपको। आपके पास मान लेते हैं कि टोटल जो माल पड़ा हुआ था, टोटल जो माल पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ है बेटा 5 लाख का माल। ठीक, 23 तारीख को मैं आके, बेटा इसको सुनना है सिर्फ, 23 तारीख को मैं आके इस माल को गिन गया, कितने का माल पड़ा हुआ है? 5 लाख का। इस 5 लाख के माल को आपने दो तरीके से सेल किया। एक आपने सेल किया, बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से, क्योंकि मुझे पहुंचना है कहां बेटा? मुझे पहुंचना है 30 जून 2022 को, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुन लेना। 5 लाख का माल जो पड़ा हुआ था उसमें से एक माल है 3,20,000 का, जो कि मैं कैसे बेचता हूं? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। और यहाँ पे दूसरा माल कितने का था? 1,80,000 का। ठीक, 180 होगा ना 5 लाख में से। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, तो ये 3,20 जेन्युइन है जो है क्वेश्चन में, और ये एक रैंडम फिगर है, ठीक, समझाने के लिए। ठीक, 5 लाख का माल था। अच्छा लेकिन सर ये जो फिगर है ना, ये फिगर ये मैंने ली सेल पे, इसकी जो कॉस्ट है मान लेते हैं 4 लाख है, आपको समझाने के लिए। ये है कॉस्ट। पहले बोलो इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये कॉस्ट, ये सेल वैल्यू। बोलो बात समझ में आई? मतलब 4 लाख के माल को मैं 5 लाख में बेचता हूँ, और 5 लाख का माल भी मैंने दो तरीके से बेचा। कौन कौन तरीके से? सर एक नॉर्मल सेल, एक अप्रूवल वाली सेल। डन। अब मुझे देखना है कि सर 30/6 में मेरे पास कितना माल होगा, यही तो देखना है, 30/6 पे मेरे पास कितना माल होगा। अच्छा सर 30/6 पे देखो, अब इसमें से एक कस्टमर कहता है कि भाई मैंने तो 160 का माल लौटा दिया, 160 का माल लौटा दिया, 160 का माल लौटा दिया। तो मैं ये कैसे निकाल रहा हूँ? 5 लाख की सेल, 5 लाख की सेल में से कितने का माल वापस आ गया? 160। कितना बचा? जल्दी बोलो कितना बचा? 3,40,000 बेटा, ठीक है। और दूसरा जो कस्टमर ने नहीं लौटाया, मैं क्या मानना भाई, कस्टमर के पास जो माल पड़ा वो भी किसका? वो तुम्हारा। तो भाई ये वाला माल भी तुम्हारा होगा, तो मैंने ये भी घटा दिया। कितना बचा? 180। भाई देख 180 की सेल आ रही है, यही फिगर वापस आ गई। कितनी फिगर आ गई? 180 की। तो इसीलिए हमने दोनों घटाया, हमने दोनों घटाया अपने टोटल सेल में से बेटा, हमने अपने टोटल सेल में से दोनों घटाया। एक बार ये घटाया, एक बार ये घटाया। इसीलिए जो मेरा फिगर आ रहा है यहाँ पे बेटा, देख मैंने 320 लाया, यहाँ पे 320 लाया। अब तुम क्यों कंफ्यूज हो मैं बताता हूँ। तुम ना स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन को देख के कंफ्यूज हो,
अब उसको फाड़ के फेंक दो, बस तुम मेरी तरफ फोकस करो, तुमको पक्का आएगा। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ समझ में आया क्या? डन। अब बताओ कितना आया ये, लेस करके बताओ कितना आया? 9 लाख। अब लेकिन ये 9,20,000 है, ये कौन सी फिगर है? ये सेल वैल्यू, और सेल को हमें क्या करना है सर? लेस करना है। मैं लेस कर रहा हूँ, लेस मैं कर रहा हूँ सेल। सेल कितने का? ब्रैकेट में डाला मैंने नॉर्मल, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल कितने का है? 9,20,000 का। इसमें से क्या माइनस कर दूं? माइनस कर देता हूं सर ग्रॉस प्रॉफिट। अरे बोलो ना हाँ सर, माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो कितना हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस है? अबे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है इसके ऊपर? इसका 20%, 1,00,000, 1,84,000। 1,84,000। बोलो बाहर कितना गया? बोलो बाहर कितना गया? 7,36,36। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? और कुछ माइनस करना है या ऐड करना है? करना है। रुको तो, एक एक एबनॉर्मल सेल है, एक क्या है? एबनॉर्मल सेल। तो मैं यहाँ पे वो भी लेस कर देता हूँ, लेस सेल। कौन सी वाली? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल सेल। उसका हमने जो ये घटाया, ये क्या घटाया हमने? ये हमने घटाया कॉस्ट। कॉस्ट ही तो घटाना होता है। अरे बोलो ना, कॉस्ट ही घटाना होता है। हाँ जी सर, लेकिन इसको हमने सेल कितने में किया? 1,20 में। सर जैसे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है, वैसे ही ऐड हो जाएगा क्या? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कितना? ग्रॉस लॉस कितना? 120। बोलो कितना माइनस होगा? 240। बोलो माइनस करके आंसर बताओ बेटा मुझे, कितना? बोलो जल्दी 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 बोलो। 44 लाख। कितना? 44 लाख। आंसर 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 आंसर। भैया मुझे आंसर दिखा दो यार, मैं आंसर देखना। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 44,60,000। ये आ रहा है 44,60,000। 44,64,000। 64,000। अब भाई अगर मेरा वाला भी किसी को समझ में नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आई चैलेंज इंस्टीट्यूट कि सर आप ऐसे प्रेजेंटेशन बना के बच्चों को दो, तब बच्चों को समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, वरना बच्चे पागल हो जाएंगे। डन। बेटा गणेश समझ में आया पक्का? बेटा दिस इज द बेस्ट 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 सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे बेस्ट शायद ही कोई कर सकता है। हो सकता है कोई ना कोई करता हो, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना भी हूँ मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट 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 प्रेजेंटेशन। अब आप अगर इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखोगे तो आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। आई होप गणेश मैंने आपको समझा दिया। गणेश मैंने समझा दिया बेटा? यस सर। थैंक यू सो मच बच्चे, इससे बढ़िया शायद ही कोई समझा सकता था।